मैं आपको मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मानव जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है यह आप सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जो एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने का काम करता है वो सिर्फ शिक्षा करती है। मैं 1986 के बाद में इस नई शिक्षा नीति का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा था कि बच्चा अपने जीवन की पहली शिक्षा माता के प्यार और पिता के दुलार से सीखता है, और जब बच्चा जीवन में बड़ा होकर जब घर से स्कूल जाने की राह देखता है तो अपनी पहली दीक्षा और पहला आशीर्वाद अगर किसी से लेता है तो अपने गुरुजन से लेता है। और मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति के लिए उन्होंने वर्ष 2021-22 के लिए 93,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय विद्यालय और मध्यम भोजन के लिए इस शिक्षा नीति पे विशेष जोर दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 34 साल बाद इस देश के अंदर एक नई शिक्षा नीति लाने का काम किया, और इस शिक्षा नीति के लिए मैं पूरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें इतना तगड़ा बदलाव किया है। यह शिक्षा नीति दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा नीति है, जहाँ 15 लाख से अधिक विद्यालय और 85 लाख से अधिक अध्यापक इससे जुड़े हुए हैं। इस शिक्षा नीति के लिए देश में बुनियादी स्कूली शिक्षा से दूर रहकर इस देश में लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे लगाया जाए, जो अभी 4.41% है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिएगा। सभापति जी, इस देश के अंदर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है। यह शिक्षा नीति में अपनी लोकल भाषा, जो व्यक्ति, जो बच्चा जहाँ का रहने वाले हैं, उस जिले की भाषा, उस प्रदेश की भाषा को इससे जोड़ा गया है। पहली बार 6 व्यवसाय की शिक्षा एक मजदूर गांव में काम करने वालों की भी इसमें जुड़ा हुआ है। प्राइमरी शिक्षक में 3rd वर्ष यानी 3 साल का मानसिक विकास बच्चे का अच्छे तरीके से हो, पहले 5 साल से घटा के अब 3 वर्ष किया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ई विद्या पैकेज की भी घोषणा की है। ई विद्या पैकेज में एक नेशनल और एक डिजिटल प्लान के लिए उन्होंने नाम दिया है, और दीक्षा नामक इसकी शुरुआत हुई है। आदरणीय सभापति जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय सरकार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की घोषणा की थी, उनको पूरा करने का काम किया है। मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां भी है। मैं एक गांव से आता हूँ, गांव में स्कूल की क्या स्थिति है ये हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे जितने भी सांसद हैं सब गांव से जुड़े हैं, और गांव में सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, बच्चे हैं तो कमरे नहीं है, कमरे है तो उसके दरवाजे नहीं है, दरवाजे है तो उसकी चारदीवारी नहीं है, अगर चारदीवारी है तो वहाँ पे अध्यापक नहीं है। गांव में जो शिक्षा है, ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है, वो शिक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में गांव का ग्रामीण, गांव का गरीब व्यक्ति का बच्चा, गांव का पिछड़ी जाति का बच्चा, वो किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं, बड़े स्कूलों में जो बच्चे पढ़े हैं, बड़े सिटी में जो बच्चे रहते हैं, उनका किस तरीके से मुकाबला करेगा, यह बात सोचने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके से एक सर्वे हो कि गाँव के ग्रामीण बच्चे जो उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो दोपहर का भोजन उस स्कूल में खा के उसमें जीवन यापन करते हैं, उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन बच्चों का भविष्य कहाँ तक पहुँच रहा है, और बच्चे बड़े स्कूलों के बच्चों से किस तरीके से मेल मिलाप में उनके साथ में खड़े रहेंगे, यह भी एक सोचने वाला विषय है। वहाँ के अध्यापकों की किस तरीके से ट्रेनिंग होगी आने वाले समय में। मैं समझता हूँ जैसे अभी कोरोना वैश्विक महामारी है, इसमें 1 साल तक सारे स्कूल बंद पड़े हैं। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं। आज उन्हें स्कूल जाने के लिए अगर हम लोग कोशिश करें तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ पे जितने प्राइमरी स्कूल है, जितने उच्च विद्यालय है, उनके जो टीचर है, उनके लिए समय समय पे उनके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल के लिए कितनी परीक्षाएं पास करके एक टीचर बनना पड़ता है, और हाई स्कूल में वो मेरिट बनती है, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इसको भी हमें देखने की जरूरत है। ऐसे कई नए विद्यालय
जो बहुत पहले बने थे, मैडम उनको नया स्कूल बनाने के लिए, वहां पे नए कमरा बनाने के लिए सरकार को उसका भी प्रयोग कराना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्री गंगानगर में एक मैया वाली विद्यालय है जो काफी साल पहले बना था, उसमें कमरे की काफी कमी थी और मैंने कई बार सरकार से लिखा है। सरकार को मैंने लिखा था कि यहाँ पे कमरों की बहुत कमी है, लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे सारे विद्यालयों की एक सूची बना के जहाँ पे कमरे नहीं है वहां पे किस तरीके से कमरे बने उसकी व्यवस्था करेंगे। सभापति जी, इस बजट के अंदर यानी 2021 के बजट के अंदर सरकार ने जनजाति क्षेत्रों में 750 के लिए अवश्य आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी और उनके लिए 120 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। अनुसूचित जाति छात्रों के कल्याण के लिए 35,219 करोड़ का आवंटन किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो केवी में माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो केवी के अंदर जो एससी और एसटी और पिछड़े वर्ग के जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे विद्यालय विकास निधि के नाम से 500 रुपए हर महीने लिए जाते हैं। उनसे एक साल के अंदर कंप्यूटर फीस के नाम पे 3,000 रुपए लिए जाते हैं, यानी 9,000 रुपए एक एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के बच्चे से सेंट्रल स्कूल के अंदर विद्यालय विकास निधि के नाम पे लिए जाते हैं। अब वो बच्चों को हम लोग एडमिशन भी करा लेते हैं, हमें 10 का कोटा मिलता है। मैं इसके लिए बढ़ाने के लिए मंत्री जी से आग्रह करूंगा, लेकिन जिन लोगों को, जिन गरीब बच्चों को हम लोग एडमिशन कराते हैं, वो 9,000 रुपए एक साल के अंदर स्कूल के विकास के लिए उनको देने पड़ते हैं और वो बाद में स्कूल में जब वो स्कूल में जाते हैं कुछ महीने बाद में वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में फ्री पढ़ें। एससी एसटी ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनको फ्री पढ़ाने का काम सरकार कैसे करेगी? ये मंत्री जी अपने प्रश्न के जब हम लोग मंत्री जी अपने जवाब देंगे तो उसमें इसका जरूर बताएंगे। मैं सभापति महोदय में ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो वो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो इस केवी में पढ़ते हैं, उनके लिए कोई छात्रवृत्ति की भी इसमें व्यवस्था नहीं है और उसमें छात्रवृत्ति की भी गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जब वो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो शायद वो 9,000 रुपए ये विद्यालय के लिए वो देने के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे, यानी विद्यालय विकास निधि के लिए भी वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मंत्री जी आप इसका भी जब अपना जवाब देंगे तो इसके बारे में कुछ बोलेंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी, मैं समझ रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ 2-3 बातें ध्यान दिला के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। महोदया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गंगानगर जो राजस्थान की सीमा पे है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ पंजाब, एक तरफ हरियाणा है। मेरे में एक राय सिंह नगर, एक श्री कर्णपुर, 2 जगह है जहां पे पिछले 8-8 साल से केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। वहां पे 500 बच्चों की स्ट्रेंथ भी है, लेकिन आज तक वहां पे बिल्डिंग नहीं बनी। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन दोनों में बिल्डिंग मिले। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यानी राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र में हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, बॉर्डर पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर में खोलने के लिए और हनुमानगढ़ में IIM संस्थान खोलने के लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा। सैनिक स्कूल की तर्ज पे जिस तरीके से केंद्र सरकार 100 सैनिक स्कूल दे रही है, तो सैनिक स्कूल की तर्ज पे एक स्कूल जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पे और एक स्कूल श्री गंगानगर पे, यानी आप 15,000 मॉडल स्कूल शिक्षा नीति के तहत आप जारी कर रहे हैं, तो दोनों जिला मुख्यालय पे एक मॉडल स्कूल देने की व्यवस्था करेंगे। आपने बोलने का टाइम दिया सभापति महोदय, मैं इस बजट, इस मांग के, इस समर्थन में, माननीय मंत्री जी की शिक्षा नीति के समर्थन में खड़ा होकर मैंने डिमांड रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।